गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर्स के एडवांस पैटर्न को हैंडल करना सीखेंगे यहाँ पे। तो ये सेंटेंस फिलर्स आप जानते हो, सेंटेंस फिलर्स क्या होते हैं। ब्लैंक दिया गया होता है सेंटेंस के अंदर, उस ब्लैंक को आपको फिलअप करना होता है। लेकिन जो ये वाला जो पैटर्न है, आज वाली क्लास में जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है वो मेंस लेवल को ध्यान में रख के मैंने तैयार किया है। एडवांस पैटर्न की फॉर्म में इसे तैयार किया गया, तो इस पैटर्न की अपने हैंडलिंग करेंगे तो मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न ये आपका बन जाता है। और ऐसा पैटर्न आने के चांसेस भी है कि बिल्कुल अलग पैटर्न है, बिल्कुल यूनिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वही मेथड रहेगा अपना क्वेश्चन पेपर का। पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, उसके बाद में अपने क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा। उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है। डायरेक्शन आप लोगों ने खुद से एक बार रीड आउट करनी है, क्योंकि आपको खुद से समझना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना है, समझ रहे हैं जी, डिपेंड नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो सेल्फ डिपेंडेंट आप लोगों ने बनना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे जिस तरीके से आपके समझ में आए, उस तरीके से डायरेक्शन वगैरह पढ़कर उस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उस सॉल्यूशन को आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमने सोल्व किया और किस तरीके से सर हमें सोल्व करवा रहे हैं। तो वहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह से आपको करवाऊंगा, साइंटिफिक अप्रोच के साथ करवाऊंगा, सेंसिबल वे में। वहां से आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी भी बनेगी और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी। ये गारंटी है, श्योर गारंटी है ये। ठीक है, तो वो हैंडलिंग अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि इस तरीके से ट्रिक वगैरह यूज करनी, वो चीज सिखाई है, वो सेम की सेम चीज इंप्लीमेंट करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अटेम्प्ट के बाद में फिर वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा। तो इस तरीके से चलेंगे अपने। तो आपके क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। कि पहले आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद जब मैं सोल्व करवा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि हम किस पॉइंट पे मात खा रहे हैं, किस पॉइंट पे हम थोड़े वीक जा रहे हैं, कहाँ पे हमारे से मिस्टेक हो रही है। ये चीज आपके क्लियर होगी। समझ में आ रही है आप लोगों की बात। ठीक है, तो इस तरीके से अपने करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को एक बात करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है कि आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। 2121 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। कैनरा बैंक ने रिक्वायरमेंट की है, जो कि एनआर में था, नॉट रिपोर्टेड में। अभी पीएनबी भी नॉट रिपोर्टेड रिपोर्टेड में है आपका। और जो अपने बात करें कौन सा, इंडियन बैंक भी अभी नॉट रिपोर्टेड में, मतलब चांसेस और भी है बढ़ने के। ठीक है, उसके बाद सर रीओपनिंग भी तो होगी यहाँ पे फॉर्म की, तो इससे नेगेटिव पॉइंट भी तो है सर। नेगेटिव पॉइंट भी तो आएगा, तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होने वाला। रीओपनिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने एग्जाम दिया आईपीएस पीओ का, उनके लिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका सिलेक्शन के चांसेस बड़े हैं, कम नहीं होंगे। हाँ, आरआरबी में रीओपनिंग के कारण स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के चांसेस कम हुए, लेकिन आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन के चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब इस बात पे कि किस तरीके से आपके चांसेस बढ़े हैं, किस तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव है ये, ठीक है, क्यों आपका कंपटीशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा रीओपनिंग से, ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट मैं क्लियर करूंगा। एक बार आप एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम देकर आ जाओ। उसके बाद मैं इस पे स्पेशल क्लास बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे फैक्ट क्लियर कर दूंगा। तो आपकी मतलब नेगेटिविटी भी है ना, अगर कि आईपीएस पीओ के कारण इस आईपीएस पीओ में भी हमारे चांसेस कम हो गए, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। मैं जब फैक्ट क्लियर करूंगा आप लोगों की, किस तरीके से आपका कंपटीशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बकायदा आपका क्या हुआ है, चांसेस बढ़े हैं। वैकेंसीज कारण जो वैकेंसी इंक्रीज हुई, उस पर न्यू जो फ्रेशर्स है उनका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, आप पे बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला। वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा उस वीडियो के अंदर। तो एक बार आप एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम देकर आ जाओ। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, बातें करेंगे इस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें, डायरेक्शंस पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, इसकी डायरेक्शंस को कंप्लीट करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक रीड आउट कर लिया आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, तो उसमें सोल्व करना। जितना जिस तरीके से आपने डायरेक्शन पढ़ लिया आई थिंक आप लोगों ने, तो क्लियर है आपको करना क्या है। अब क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करो डायरेक्शन को, और क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट।
तो अब करना क्या है आपको, देखो 3 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए, दिख रहे होंगे आप लोगों को कि कितने सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और तीनों के तीनों सेंटेंसेस में क्या है, 1 1 ब्लैंक दिए गए, तीनों सेंटेंस में एक एक क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए गए ए एंड बी। अगर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार चेक करेंगे करना क्या है, तो क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में बी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे अपने एक बार, या फिर डायरेक्ट अपने यहाँ से देख लेंगे, डायरेक्ट ही अपने देख लेंगे यहाँ से, अपने को मीनिंग आता हो तो उससे अपने डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 2 आएगा, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए आएगा, वाइल आएगा। और थर्ड में आपका क्या आएगा, बात करें तो थर्ड में ए, यानी यहाँ पे भी वाइल आएगा। तो इस तरीके से ने बताया, इसका मतलब अपने को वर्ड चेक करने हैं कि फर्स्ट में ए आएगा या बी आएगा, सेकंड में बी आएगा या ए आएगा, थर्ड में ए आएगा या बी आएगा, बी आएगा या, मतलब इस तरीके से अपने इनको चेकिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ईजी है। अपने एक मेथड करते हैं, वो ट्रिक एक बार थोड़ा सा तैयार करेंगे। यहाँ पे अपने 3 लाइन्स यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट लाइन आपके फर्स्ट सेंटेंस को बताएगी, सेकंड लाइन सेकंड सेंटेंस को, और थर्ड लाइन आपके थर्ड सेंटेंस को बताएगी। तो यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन देख लेंगे कौन सा कहाँ पे आ रहा है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। आई थॉट, मैंने सोचा था, पिक्चर बननी चाहिए माइंड के अंदर, मैंने सोचा था। डायरेक्ट स्पीड में चलना, अपने को तो ब्लैंक फिलअप करना है, ठीक है। एरर नहीं देखनी, स्कैनिंग मत करना चाहिए, बस पिक्चर बनाते जाओ। मैंने सोचा था, क्या सोचा था, आई वुड टेक एडवांटेज, मैं क्या करूंगा, एडवांटेज लूंगा। ये वुड है, ठीक है, हैड नहीं है। हैड भी ऐसे आता है, हैडबिन को भी ऐसे लिख देते हैं, वुड को भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हैड होता था यहाँ पे टेकन होता, ठीक है। या ध्यान रखना ये वुड है, ये यहाँ पे मॉडल ही आएगा क्योंकि टेक है, V1 है। आई वुड टेक एडवांटेज, कि मैं एडवांटेज लूंगा, फायदा उठाऊंगा किसका, ऑफ द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं उसका फायदा उठाऊंगा। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं। इसने तो बोला कि मैंने सोचा था, थोड़े टाइम पहले सोचा होगा कि मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का फायदा उठाऊंगा, और यहाँ पे क्या बोला, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे अपने पास 2 वर्ड है, एक तो क्या है, वाइल है, और एक क्या है, दो है। पहले तो आप दोनों को पता होना चाहिए, दोनों ही कॉन्ट्रेडिक्शन को बताते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज पता होनी चाहिए। देखो वाइल तो कॉन्ट्रेरी इस तरीके से बताता है, मतलब स्पोर्टिव वे में भी बता देता है थोड़ा सा, मतलब क्या होता है अपने बात करें तो वाइल आपकी बात करता है तो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी को नहीं बताता। दो जो आपका होता है बिल्कुल अपोजिट को बताता है। किस तरीके से अपने बात करें तो दो आपका, आपको अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वर्क कैसे करते हैं। दो जो होता है वो क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट का मतलब कि जब एक बात हो जाए तो दूसरी बात होने के चांसेस 0% हो। एक बात के अकॉर्डिंग अपनी बात करें, उस चीज के अकॉर्डिंग दूसरे वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फिर भी वो हो जाए। जैसे मान लो अपने बात करें कि किसी तरीके से अपने बात करें कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और स्टूडेंट्स कोचिंग आ गए। तो बारिश बहुत ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कोचिंग आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए ना, क्योंकि बारिश में वो कैसे आएंगे, मतलब बिल्कुल जो सिचुएशन बनी है बिल्कुल अपोजिट बनी हुई है, मतलब उसको जीरो करने वाले, फिर भी स्टूडेंट्स आ गए, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट काम हुआ है। बारिश, मौसम बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी स्टूडेंट्स क्या हो गए, कोचिंग आ गए, ठीक है। द स्टूडेंट कैम टू द कोचिंग ऑल दो द weather was very bad, ठीक है। the students came to the coaching though the weather was very bad, कि weather क्या था, बहुत ज्यादा bad था, फिर भी students क्या आ गए, कोचिंग आ गए। हालांकि weather क्या था, बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी स्टूडेंट्स क्या हो गए, कोचिंग आ गए। तो बिल्कुल अपोजिट को वाइल क्या करता है, नॉर्मल अपनी बात करें, जैसे जैसे मैं बोलूं, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी सिस्टर सो रही थी। अब यहाँ कॉन्ट्री देखें, दोनों में दो लगाएं तो, हालांकि मैं पढ़ रहा था फिर भी मेरी सिस्टर सो रही थी, मतलब मैं पढ़ रहा था फिर भी वो सो रही थी, मतलब मैं पढ़ रहा था उसे सोना नहीं चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि जब मैं पढ़ने का काम करूं तो उसे सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 0% चांस है कि जब मैं पढ़ूं तो वो 0 हो, मतलब वो सोए ना, मतलब सोने का चांस उसका 0 होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं पढ़ूं तो वो सो नहीं सकती, क्या सो सकती है, क्या दिक्कत है, सोने को सोए, पढ़े को पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वाइल जो कॉन्ट्री होता है वो हल्की सी कॉन्ट्री, मतलब इस तरीके से देता है कि मतलब ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है कि मैं देखो पढ़ रहा था फिर भी उसको शर्म नहीं है, फिर भी वो है ना उस तरीके से सो रही थी। वो इस तरीके से कंट्री बताता है, कैसे कि मैं पढ़ रहा था जबकि वो सो रही थी, ठीक है, कि मैं पढ़ रहा था जबकि वो सो रही थी, मतलब मैं पढ़े जा रहा था और उसको मतलब उस कंडीशन में मुझे पढ़ते हुए देखकर वो पढ़ नहीं रही थी जबकि वो सो रही थी। तो वो उस तरीके से कॉन्ट्रेरी देता है।
और जो 2 होता है वो होता है ये कि जब वो ऐसा काम कर रहा है तो दूसरे वाला काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ और मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की क्या करूँगा, फ़ायदा उठाऊँगा। अब व्हाइल को मैं यहाँ यूज़ करूँ तो क्या होगा, जबकि मैं यहाँ हूँ, मैंने सोचा था कि मैं मैं फ़ायदा उठाऊँगा। डायरेक्ट आप पढ़ो कि मैं फ़ायदा उठाऊँगा। मैंने सोचा था कि या फिर मैं खेल में जाऊँगा। मैंने सोचा था कि मैं खेल में पार्टिसिपेट करूँगा, खेल में जाऊँगा। आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। समझने के लिए अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है जैसी बात है। उसने क्या बोला है कि मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा, जबकि मैं यहाँ हूँ। समझ में आई चीज़? जबकि मैं यहाँ हूँ। मतलब क्या निकला कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना था, मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में जाना था, जबकि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। मतलब मैं गया नहीं, जबकि मतलब मैंने सोचा था फिर भी मैं नहीं गया। समझ में आ रही चीज़? अब इसमें 2 किस तरीके से होगा वो भी अपने देखेंगे कि जबकि मैं यहाँ हूँ, होना कहाँ चाहिए था? वहाँ होना चाहिए था। मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा, जबकि मैं देखो आपके सामने हूँ, यहाँ पे हूँ। ठीक है? मैंने सोचा था कि जैसे अपने बात करें, मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, जैसे बीटेक करने के बाद, ठीक है? मैंने सोचा था कि बीटेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, या फिर मान लीजिए मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, ठीक है? इस तरीके से मैं बात करूँ कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इसरो में जाना चाहता था, साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो मैंने सोचा था क्या करने का, इसरो में जाने का, जबकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, जबकि मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा था क्या करने का, साइंटिस्ट बनने का, जबकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश टीचर बन गया। समझ में आ रही चीज़? जबकि मैंने सोचा था, मतलब मैंने साइंटिस्ट बनने का सोचा था, जबकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दो को यूज करके देखना। मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा, तभी ये चीजें क्लियर होगी, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा डाउट आने वाला है यहाँ पे। देखना यहाँ पे क्या, कि मैंने सोचा था साइंटिस्ट बनने का, फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी। क्यों? साइंटिस्ट बनकर क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था? नया चीज। हालांकि मैंने साइंटिस्ट बनने का सोचा था, फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्यों? साइंटिस्ट बनकर के आप पढ़ा नहीं सकते, या फिर डायरेक्ट टीचिंग का बोलो, इंग्लिश का मत बोलो, टीचिंग का बोलो। डायरेक्ट आप क्या बोलोगे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? साइंटिस्ट भी तो लेक्चर ले सकते हैं, वो भी तो पढ़ा सकता है, टीचिंग का काम कर सकता है। मतलब बिल्कुल अपोजिट, मतलब साइंटिस्ट जो हो जाए ना, वो इंग्लिश वो क्या कर सकता है, टीचिंग कर ही नहीं सकता। तब तो आपका क्या जाता है, दो जाता है, बिल्कुल अपोजिट। कि साइंटिस्ट जो बन गया वो पढ़ा सकता ही नहीं है, तो आपका क्या आएगा, दो आएगा। और ये बोल रहा है कि मैं बनना साइंटिस्ट चाहता था और पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो कॉन्ट्रेरी तो है कि जाना तो साइंटिस्ट बनना चाहता और पढ़ाने लग गया यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, यानी टीचिंग का काम शुरू कर दिया। तो जबकि ऐसी कॉन्ट्रेरी होती है। समझ में आया ना आप लोगों के? तो प्रैक्टिकल यूज करके देखना पड़ेगा। तो दो को यूज करके देखो यहाँ पे कि मैंने एक स्पोर्ट में जाने का सोचा, हालांकि मैं यहाँ हूँ, हालांकि मैं यहाँ हूँ फिर भी मैंने स्पोर्ट जाने का सोचा। मतलब मैं यहाँ हूँ, इस यहाँ पे बैठा हूँ ना, फिर भी मैंने सोचा। मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सोचना नहीं चाहिए था? मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वहां जाने का सोचना नहीं चाहिए था क्या? सोच तो सकता हूँ ना, यहाँ पे हूँ चाहे वहां पे हूँ चाहे कहीं पे हूँ, सोच तो सकता हूँ ना। कॉन्ट्रेरी कहाँ से आएगी? थॉट के साथ कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी। दो यूज करोगे, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ फिर भी मैं सोचता हूँ, फिर भी मैंने सोचा था। मैं यहाँ हूँ फिर भी मैंने सोचा था। अरे यहाँ हो तो क्या हुआ, और वैसे भी आप यहाँ तो अब हो, सोचा तो पास्ट में था। इसका मतलब यहाँ पे दो तो यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी को बताता है कि मैं यहाँ हूँ फिर भी मैंने सोचा, हालांकि मैं यहाँ हूँ। दो यूज करके देखें तो मतलब क्या निकला कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सोच लिया। तो सोच तो सकते हो, लेकिन ये बोल रहा है कि मैंने स्पोर्ट में जाने का सोचा था, जबकि मैं यहाँ ही यहीं पे बैठा हूँ। मैंने सोचा तो वहां जाने का था, लेकिन बैठा अभी भी यहीं पे हूँ। तो वो आपका वाइल होता है। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया वाइल और दो की। यहाँ पे टाइम अपना कंज्यूम हुआ है। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स आपको, कि जब ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो इसका मतलब ये मत समझा करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको चीजें सीखने को मिल रही है। तो वाइल और दो की आपको अब आगे से लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये गारंटी है। इतना ज्यादा मैंने डीप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रही चीज? तो इन चीजों को जब आपको वीडियो की लेंथ दिखाई देती है ना, कि इतनी लेंथ की वीडियो, कोई भी वीडियो हो, चाहे आपकी जीके की हो, किसी भी चीज की वीडियो हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो, तो आप क्या करते हो, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस 15 मिनट की मिल जाए हमें, तो इंग्लिश की या कोई भी सब्जेक्ट की, मान लो जीके करवा दे, 15 मिनट में हमारा जीके हो जाए, इस तरीके की। मतलब जीके इंग्लिश के लिए करते हो आप लोग, ठीक है। मैथ्स वगैरह में तो कैलकुलेशन होती है, वो तो उतना टाइम लेता है, उतना लेता ही है।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, तभी आप लोग सक्सेस नहीं हो पाते, तभी आप लोगों को मतलब सब्जेक्ट आपके बन नहीं पाते, तभी आपके जीके नहीं बन पाता, आपके मार्क्स नहीं आते, तभी आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते। और मैथ्स की मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, जीके और इंग्लिश ही है जो आपको क्या करवाएंगे, मार्क्स दिलवाएंगे, यही बूस्टिंग सब्जेक्ट है। जीके फिर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा घुमाकर अगर पूछ लें तो जीके में वैसे भी दिक्कत हो कि बाई चांस अपने भूल भी जाए, मर्ज भी हो जाए, लेकिन इंग्लिश का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके वर्किंग क्लियर होगी, इंग्लिश में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ्स रीजनिंग का तो पेपर ऐसा आता है कई बार ये, वहां पे आपसे क्वेश्चन ही नहीं होते, 10 क्वेश्चन भी बच्चों से कई बार नहीं होते, ऐसा लेवल का पेपर आ जाता है। सिर्फ इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगा, वो मार्क्स भी बनाएगा। जीके हाँ हो सकता है आपका जीके बहुत ज्यादा मार्क्स बनाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार जीके भी आपको कंफ्यूज कर देता है, ऐसा कंफ्यूजिंग जीके आ जाए। लेकिन इंग्लिश कैसे भी लेवल की आ जाए, अगर आपकी वर्किंग क्लियर तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो लेंथ ही देख कर उससे भागा मत करो, जो वीडियो लेंथ दी है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज्यादा क्लियर किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें, फर्स्ट पे अपने देखें तो क्या आएगा, ए आएगा। अब ऑप्शन को साथ में लेकर चलना भाई, स्पीड तभी आएगी। ऑप्शन को फर्स्ट पे ए, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना गया, फर्स्ट पे बी है, इसमें इसमें भी ये भी गया, इसमें ए है और डी में भी ए है, दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट को पढ़ते हैं सेकंड, सेकंड से डिफरेंस देखो, थर्ड को पढ़ने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी थर्ड है ए और इसमें भी थर्ड है, लेकिन जरूरत पड़ेगी क्योंकि नन ऑफ दीज है। दिक्कत ये है कि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है कि कहीं थर्ड वाले में बी सूट कर रहा हो, ठीक है, तो थर्ड में बी सूट कर रहा हो और बचे ऑप्शन में बी है ही नहीं, थर्ड बी है ही नहीं, थर्ड ए है, इसका नन ऑफ दीज भी आ सकता है। तो चेक करना, नन ऑफ दीज ना होता तो अपने डायरेक्ट टिक करते, लेकिन चेक करना पड़ेगा, तो तीनों ही चेक कर लेते हैं। आई प्ले द पियानो टॉलरेबली वेल, आई प्ले द पियानो टॉलरेबली वेल, टॉलरेबल वे में मतलब सहनीय फॉर्म में, मतलब ठीक ठाक तरीके से मैं अच्छा बजा लेता हूं पियानो, ठीक है। आगे क्या बोला है, वाइल या दो आएगा, दोनों बातें पढ़ लो फिर चेक करेंगे। आई हैव नो पर्टिकुलर टैलेंट फॉर इट, मेरे पास कोई विशेष टैलेंट नहीं है, प्रतिभा नहीं है इसके लिए, किसके लिए, पियानो बजाने के लिए। अब मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है पियानो बजाने का, फिर भी मैं पियानो बजा लेता हूं, तो कॉन्ट्रेरी कैसी है, मुझे बताओ, बिल्कुल अपोजिट नहीं है क्या। जब मेरे पास टैलेंट ही नहीं है पियानो बजाने का, फिर भी मैं बहुत अच्छे से बजा लेता हूं, तो बिल्कुल अपोजिट नहीं चला गया क्या। तो क्या आएगा, दो आएगा या वाइल आएगा, चेक करना। मैं अच्छे से पियानो बजा लेता हूं जबकि मेरे पास टैलेंट नहीं है, बोलने में सही जा रहा है, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में सही जा रहा है बोलने में, हिंदी में नहीं लेकर चलना आपको, वैसे लेकर चलना कि ज्यादा बेटर कौन सा है। अब ये देखें, वाइल को देखें, वाइल को तो देख लिया, जबकि मैं पियानो अच्छे से बजा लेता हूं, हालांकि मेरे पास टैलेंट नहीं है फिर भी। तो यहां मुझे एक बात बताओ, जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। जब जीरो पे जाता हो ना, मान लो मेरे पास पियानो बजाने का टैलेंट नहीं है, मैंने बोल दिया मुझे पियानो बजाना नहीं आता, मेरे पास टैलेंट नहीं है पियानो बजाने का, और आपके यहाँ पे पार्टी है तो आप मुझे बोलोगे क्या पियानो बजा। मैंने आपको बोल दिया मेरे पास टीचिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, मुझे पढ़ाना आता ही नहीं है, टैलेंट नहीं है मेरे पास, टीच करने का मेरे पास टैलेंट टैलेंट नहीं है, तो आप लोग मेरे पास पढ़ने आओगे क्या, जीरो। बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी, समझ में आ रही है चीज, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। मतलब क्या निकला यहां से, इसका मतलब क्या निकला, सेकंड में बी आएगा भाई, तो सेकंड में बी आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना गया, वाइल यहाँ पे नहीं होगा, तो यह चीज वाइल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब वाइल यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम आप लोगों के लिए निकाल सकता हूं जबकि मेरे पास से टाइम थोड़ा कम है, मतलब आपको पढ़ाने के लिए मैं टाइम निकाल सकता हूं जबकि मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। कम है टाइम तो उसमें निकाल भी सकता हूं, मतलब वो सिमिलर सी कॉन्ट्रेरी जा रही है, स्पोर्टिव वे में जा रही है। हालांकि नहीं होगा, दो नहीं होगा कि थोड़ा बहुत तो टाइम है ना सर आपके पास, ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल सकता हूं, तो मैं टाइम कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल सकता हूं जबकि मेरे पास थोड़ा ही टाइम है, तो मैं एक्स्ट्रा भी निकाल सकता हूं, मतलब स्पोर्टिव वे में जा रहा है। दो तो बिल्कुल जीरो कर देता है उस बात को, समझ में आ रही चीज, तो यहाँ पे अपना जाएगा वो, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से वो करेगा। तो अब भाई डायरेक्ट टिक मत करना, नन ऑफ दीज है, थर्ड ए को चेक कर लो एक बार। टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, वोकैब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहर मिलने वाला, मतलब लोगों से मेल जोल बढ़ाने वाला, मिलन जुलन वाला, तो क्या होगा, तो मतलब क्या, मिलनसार। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अंदर ही अंदर रहे, मतलब किसी से बात ना करे, ठीक है। टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट, और बहुत ज्यादा वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वासी है। केटी इज
साय एंड क्वाइट। केटी क्या है? कैडीज भी हो सकता था, लेकिन कैडीज साई, केटी की शर्म और उसकी शांति। ठीक है, तो आगे कोई सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब केटी इज है, ये इज भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ही इज वगैरह आपने देखा होगा। केटी इज, अब आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ऐसे एपोस्ट्रोफी दिखते हैं, आपको दिखेगा पहले तो कि क्या वो का वाला दिखेगा, लेकिन का वाला यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ही वो इज बन जाएगा। ठीक है, बीन वगैरह होता तो हैज भी बन जाता है ये। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा सेंटेंस से कि ये है क्या यहाँ पे। तो कैटी इज शाई, कैटी क्या है? शर्मीली है, और क्वाइट का मतलब शांत है। तो देखना यहाँ पे टॉम क्या है? मिलनसार है, और वो बोल दो आप क्या? शर्मीली है। ठीक है, टॉम क्या है? मिलनसार है, जबकि केटी शर्मीली है। तो दोनों अलग अलग है ना, एक दूसरे डिपेंडेंट है क्या? दो अगर यूज करो तो। हालांकि केटी शर्मीली है फिर भी टॉम मिलनसार, मतलब केटी को शर्म आती है फिर भी टॉम को शर्म नहीं आती। तो भाई केटी को शर्म आती है तो वो तो केटी की बात है ना, तो टॉम को क्यों शर्म आएगी? हालांकि केटी शर्मीली है फिर भी टॉम क्या है? मिलनसार है। तो भाई टॉम तो मिलनसार हो सकता है, शर्मीली तो केटी है ना। दोनों का क्या रिलेशन, क्या मतलब? अब ऐसे हो सकता था, हालांकि केटी शर्मीली है फिर भी उसने बहुत शानदार वाला स्पीच दिया। समझ में आ रही चीज? तो शर्मीला बंदा स्पीच नहीं दे पाएगा इतना शानदार वाला, फिर भी उसने शानदार वाला स्पीच दे दिया, तब आपका दो होता। लेकिन यहां तो पर्सन ही चेंज हो गए। ठीक है, क्वालिटी में पर्सन चेंज हो गए, तो एक ही क्वालिटी का दूसरी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अब आप ऐसे बोल दो सर ऐसे तो हो सकता है ना, हस्बैंड वाइफ हो तो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए तो ऐसे ही बोला जाता है, दो जिस्म एक जान। सर हस्बैंड वाइफ तो एक ही तो होते हैं, वो दोनों दोनों दो जिस्म एक जान होते हैं। ठीक है, इंटरनली वो कनेक्टेड होते हैं, दो आत्माओं का मिलन होता है, एक ही आत्मा होती है, दोनों मिलकर दो जिस्म दिखाई देते हैं, होती एक जान है उनमें। ठीक है, तो ये पता है ना, ये हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दो जिस्म एक जान, चलो होते भी होंगे, फिर भी है ना ये चीज नहीं अप्लाई होती। तो ऐसे मत सोच लेंगे टॉम और कैटी क्या हस्बैंड वाइफ है तो वो शर्मीली है तो उसे भी शर्मीला होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब जान तो एक ही है ना दोनों, तो ऐसा नहीं है, वो फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। समझ आ रही है आप लोगों के? तो क्लियर है ना? यहाँ पे तो दो नहीं होगा तो क्या आएगा? वाइल आएगा, इसका मतलब थर्ड पे ए आपका होगा। तो ऑप्शन अपने को मिल गया, तो अपना ऑप्शन सी यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। समझ आए? बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब नेक्स्ट वाला आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले फिर अपने थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे वाले क्वेश्चंस में। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट। टाइम सब। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से इसको पढ़ना, मीनिंग ले लो डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे पहले देखते हैं वर्ड क्या क्या है, दोनों का मीनिंग आता है क्या। रेड का मतलब रेड, छापा। अटैक का मतलब धावा बोलना, हमला करना। वैसे दोनों ही अटैक की फॉर्म में ही है, ये भी एक धावा होता है, ये भी धावा होता है। तो रेड वाला जो, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपने क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। रेड का मतलब क्या होता है? धावा बोलना। अटैक का मतलब ये धावा आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रैड उस फॉर्म में होता है कि अपने छापा मारते हैं, किसी की छानबीन की फॉर्म में छापा मारना, एक टाइप से किसी की छानबीन करते हैं उस तरीके से। और अटैक आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हो, वो क्या है? आक्रमण करना, विरोध करना, उस तरीके से होता है, विरोध की फॉर्म में होता है, और ये छानबीन की फॉर्म में होता है। इतना सा डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है, तो अब अपना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट हैज, अगर आप डायरेक्ट मीनिंग लेते हो तो दोनों को देखो, इसका हमला भी दिखाएगा, इसका छापा वगैरह तो दिखाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? छापा वगैरह तो दिखा देगा, लेकिन दोनों में ही, दोनों के लिए क्या दिखाएगा? धावा जरूर दिखाएगा। और जब ये धावा दिखाएगा तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। क्या? कि आपको फिर दोनों मीनिंग हिंदी के सेम ले लोगे तब दिक्कत होती है। तब आपको ये मीनिंग वगैरह लेने आने चाहिए कि मीनिंग वगैरह किस तरीके से लिए जाते हैं।
समझ में आप लोगों को बात क्लियर हुई? एक बार चार्जिंग का थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा इश्यू है टेक्निकल, मैं थोड़ा इसको सही कर लूँ। आप एक बार पढ़ो इसको सेंटेंस को। तो यहाँ पे शुरू करें तो इसने क्या बोला है, द गवर्नमेंट हैज कम, गवर्नमेंट आ चुकी है अंडर, अंडर का मतलब नीचे या में किसी के अंदर, अंडर पता नहीं किसके अंडर आ चुकी है, फ्रॉम ऑल सभी साइड्स, चारों तरफ से, सभी साइड से मतलब हर तरफ से वो क्या आ चुकी है, किसी के अंडर आ चुकी है, प्रेशर कम अंडर, प्रेशर भी तो हो सकता है ना, प्रेशर के अंडर आ चुकी है, फॉर कटिंग एजुकेशन स्पेंडिंग, जो एजुकेशन स्पेंडिंग की जो कटिंग हुई है, मतलब एजुकेशन पे जो खर्चा है उसकी जो कटिंग हुई है, कम किया है खर्चे को, उसके लिए है ना वो हर तरफ से किसी के अंडर आ चुकी है, तो किसके अंडर, रेड छापे के अंडर आ चुकी है, तो उस पर छापा मारा जा रहा है क्या गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर छापा, कि उसने क्या कर दिया, स्पेंडिंग को कट कर दिया, खर्चे को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हर साइड से उस पर छापा मारा जा रहा है। चलो एक बार इसको अटैक को देखते हैं। आक्रमण हो रहा है, हमला बोला जा रहा है, धावा मतलब विरोध हो रहा है, बिल्कुल सही है कि उसने एजुकेशन की स्पेंडिंग पे कटिंग की है ना, तो हर साइड से मतलब लोग वगैरह ऑपोजिशन पार्टीज हर कोई उस पर क्या कर रहा है, धावा बोल रहा है, अटैक कर रहा है। तो समझ में अटैक होगा या छापा, लोग हर पार्टी वगैरह जितनी ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह वो उस पर छापा मारेगी या उस पर धावा यानी अटैक की फॉर्म में, विरोध की फॉर्म में आएगी। तो विरोध की फॉर्म में आएगी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में बी आएगा भाई, फर्स्ट में बी आएगा, तो फर्स्ट पे ए है वो चला जाएगा, और ये डी ऑप्शन भी आपका गया, मतलब ए और बी और डी आपके दोनों ऑप्शन यहाँ से डी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन बचे, अब अपने को क्या देखना है, सेकंड को चेक करेंगे तो पता लग जाएगा, सेकंड थर्ड किसी को चेक कर दो, वहां से एक में डिफरेंस है लेकिन नन ऑफ दीज है, इसलिए अपने को देखने तो सारे ही पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेकंड को। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, ज्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं, वॉन्ट वॉन्ट वो नहीं करते, वॉन्ट अनलेस कब तक, उस पॉइंट तक, दे आर जब तक वो क्या है, दे आर प्रोवोक्ड जब तक उनको क्या नहीं किया जाता, प्रोवोक नहीं किया जाता, उकसाया नहीं जाता, और मेड और बनाया नहीं जाता, टू फील इन डेंजर, डेंजर में फील मतलब कि खतरे में, जब तक उनको उकसाया ना जाए या फिर उनको ऐसे ना फील करवाया जाए कि वो खतरे में है, तब तक वो नहीं करते, क्या छापा नहीं मारते। तो जानवर छापा मारेंगे क्या, जानवर आएंगे क्या किसी के ऑफिसर के घर पे कि भाई इसने है ना काला धन जमा कर रखा, चलो छापा मारने चलते हैं, यार ये तो मारते हैं, जंगल से आए बहुत सारे जानवर आकर छापा मार दिया आप पे, और जब जानवर, एक बार सोच लेना जंगली जानवरों ने छापा मार दिया ना, उसके बाद आप किसी लायक भी नहीं रहोगे, समझ में यार ये चीज ध्यान रखना। तो दुआ करो कि वो छापा मारे ही ना। ठीक है, तो छापा मारेंगे या अटैक करेंगे, मतलब जब तक उनको उकसाया ना जाए या फिर उनको फील ना हो कि वो खतरे में है, तब तक वो अटैक नहीं करते, वो अटैक करते हैं, छापा नहीं मारते, समझ यार ये चीज। इसका मतलब सेकंड में भी अपना बी आएगा, तो बी आएगा, इसका मतलब क्या अपना सी ऑप्शन भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड में ए है भाई। तो अब थर्ड में ए चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करना, क्योंकि अपने पास नन ऑफ दीज है। ये बात आप लोगों के लिए हुई। अब यहाँ ध्यान देना कि जब तक उनको प्रोवोक नहीं किया जाता, सर आप बोल रहे हो हिंदी में कि जब तक प्रोवोक नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ तो नोट नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखना, अनलेस वगैरह इसी तरीके से वर्क करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बहुत ज्यादा बार ये चीज क्लियर कर रखी है कि किस तरीके से वर्क करते हैं, कि अनलेस उस पॉइंट पे बात करते हैं कि जिस पॉइंट पे वो प्रोवोक किया जाता है, मतलब जिस पॉइंट पर उनको भड़काया जाता है, दे आर प्रोवोक्ड और मैड फील इन डेंजर, जिस पॉइंट पे इनको फील करवाया जाता है कि वो डेंजर में या फिर उनको प्रोवोक किया जाता है, उस पॉइंट तक वो अटैक नहीं करते, उस पॉइंट तक ये कंडीशन रहती है उनकी, क्या वॉन्ट अटैक वाली, कौन सी कंडीशन, वॉन्ट अटैक वाली। क्लियर आप लोगों को समझ में है मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, ये अनलेस इस तरीके से वर्क करता है, इसलिए नोट नहीं होता कि जहां पे उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता, जहां पे उनको उकसाया नहीं जाता ना, उस पॉइंट तक वो अटैक नहीं करते। तो यहाँ पे तो उनको उकसाया नहीं गया, तो फिर उसके बाद क्या वो अटैक करेंगे, हो गई ना गड़बड़। अटैक तो पहले करना चाहिए था ना, क्योंकि नहीं उकसाने का काम तो यहाँ हुआ, इसका मतलब इससे पहले उकसाने का काम हुआ है, तो मतलब जिस पॉइंट पे उकसाने का काम होता है उस पॉइंट तक अटैक नहीं करते, और जहाँ पे उकसाने का काम होता है उसके बाद में अटैक करते हैं। ठीक है, उकसाने के बाद ही करते हैं, उससे पहले थोड़ी करते हैं। इस तरीके से आपका अनलेस अंटिल वर्क करता है, अनलेस कंडीशन की फॉर्म में वर्क करता है, और अंटिल टाइम की फॉर्म में वर्क करता है। क्लियर, आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर होगी इन द पुलिस फाउंड। अब रेड, रेड आपका क्या होता है, देखो नाउन भी होता है एक्शन भी होता है, अटैक भी आपका नाउन भी होता है और एक्शन भी होता है, दोनों ही आपके नाउन भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट वाले में अपने बात करें तो दोनों के दोनों नाउन की तरह वर्क कर रहे थे, मतलब जो भी यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे वांट वाले में बात करें तो ये एक्शन की तरह वर्क करे, तो और यहाँ पे ये नाउन की तरह होगा, क्योंकि द लगा हुआ है, स्पेसिफाइड एक्शन सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि एक्शन मांगता है मॉडल और मॉडल मांगता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक्शन है तो इसके लिए वांट विल वाला ये क्या हो गया, वांट आपका क्या हो गया, विल, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो गया, और एनिमल्स उसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन द किसी चीज में,
पुलिस ने फाइंड किया, पता लगाया सेवरल बॉक्सेस ऑफ, उनको मिले, क्या मिले, कई बॉक्सेस मिले ऑब्सिन का मतलब गलत सीन वाले, घिनौने, ठीक है, शर्मनाक वीडियो टैप्स एंड इलीगल ड्रग्स, और ड्रग्स वगैरह इलीगल गैर कानूनी ड्रग्स उनको मिली। तो अटैक में मिली, पुलिस अटैक किया था क्या, पुलिस ने किसी पे अटैक किया तो उनको ड्रग्स मिली थी क्या, या पुलिस ने छापा मारा था तब ड्रग्स मिली थी, तो छापा मारेगी ना, तो किस इसमें क्या आएगा आपका, थर्ड में ए आएगा, इसका मतलब ये अपना क्लिक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर आप लोगों को समझ में, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही जाना चाहिए भाई, दो एक्सप्लेन हो चुके हैं यहाँ पे, दो का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, पता लग चुका है कैसे करना है, तो आपका क्या जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सही जाना चाहिए। शुरू करते हैं, स्टार्ट। टाइम सब स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करना, मीनिंग ले लो जल्दी से। पहले अपने दोनों वर्ड्स देख लेते हैं, सेफ का मतलब सुरक्षित, वेस्ट का मतलब बर्बाद, ठीक है, बर्बाद करना, खराब करना किसी चीज को, ठीक है, बर्बादी, सेफ का मतलब सुरक्षित। शुरू करते हैं, आफ्टर 3 days लॉस्ट इन द माउंटेन्स, 3 दिन बाद, लॉस्ट इन द माउंटेन मतलब माउंटेन में क्या हुए थे, खोए हुए थे, माउंटेन्स में क्या हुए, खो गए थे एक टाइप से। 3 दिनों के बाद ऑल द क्लाइंबर्स, जो पर्वतारोही थे, अराइव्ड होम, वो घर आ गए, एंड साउंड, ठीक है, सेफ एंड साउंड, वेस्ट एंड साउंड, तो ये तो वैसे एक टाइप से क्या है आपकी ईडियम है, ठीक है, सेफ एंड साउंड एंड वेस्ट एंड साउंड। तो वेस्ट एंड साउंड तो वैसे तो सेफ एंड साउंड ही होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता हो तो मीनिंग अपने डायरेक्ट देखेंगे कि 3 दिन पर्वतों में क्या है, खोने के बाद, 3 दिन तक वो खोए रहे, पर्वतों के अंदर भटके रहे, उसके बाद वो घर आ गए। तो घर किस तरीके से आएंगे, वेस्ट बर्बादी की फॉर्म में आएंगे क्या, बर्बाद होते हुए आएंगे, या सेफ फॉर्म में आएंगे, सेफ तरीके से पहुंच गए ना, बर्बाद होते हुए थोड़ी पहुंचेंगे। तो सेफ एंड साउंड अपने आप पता लग रहा है अपने को कि सही तरीके से वो पहुंच गए। तो फर्स्ट में अपना क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो फर्स्ट में ए आएगा, इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन अपना गया, फर्स्ट में बी नहीं है, और सी ऑप्शन में, दो ऑप्शन तो हर बार जा ही रहे हैं अपने, समझ में आ गया ना, वेस्ट एंड साउंड नहीं आएंगे, कि 3 दिन जंगल में वो भटके रहे, उसके बाद वो घर पहुंच गए, तो घर पहुंच गए इसका मतलब सेफ हो गए, वो घर पहुंचने में तो सेफ फॉर्म में ही आएंगे, वेस्ट फॉर्म में थोड़ी आएंगे, बर्बाद हुए फॉर्म में थोड़ी आएंगे। तो ये चीज अपने समझ में आ गई सर, ठीक है, ये तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो ऑप्शन से और देख लेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, द पब्लिक मस्ट हैव एक्सेस, पब्लिक के पास एक्सेस होना चाहिए, मतलब उसकी पहुंच होनी चाहिए, मतलब उसको यूज कर सके वो, टू द बिल्डिंग, किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, मतलब पब्लिक क्या कर पाए, उस बिल्डिंग को यूज कर पाए, मतलब उनको अलाउ कर देना चाहिए उनको, क्या करने के लिए, बिल्डिंग यूज कर पाए वो, इस तरीके से। बट लेकिन इट मस्ट ऑल्सो भी, क्या भी होना चाहिए, बी फॉर दोज, उनके लिए, हु वर्क इन इट, जो इसमें काम करते हैं, तो उनके लिए ये मतलब क्या होना चाहिए, वो बिल्डिंग की बात कर रहा है, बट इट मस्ट ऑल्सो भी, मतलब क्या निकला कि वो बिल्डिंग का एक्सेस लोगों, पब्लिक के पास होना चाहिए, मतलब पब्लिक को उसका एक्सेस देना चाहिए कि लोग उसमें जा सके, उसको एक्सेस कर सके, पब्लिक को उसका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन जो वहां पे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये क्या होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, या बर्बाद भी होना चाहिए, काम कर रहे हैं उनके लिए बर्बाद होना चाहिए या सेफ होना चाहिए, उनके लिए बर्बादी होनी चाहिए या सेफ होना चाहिए। पब्लिक के लिए बिल्डिंग आपने एक्सेस करवा दी कि पब्लिक को क्या है, उस बिल्डिंग में जाने दिया जाना चाहिए, पब्लिक उसमें जा सके, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी अपने बोल सकते हैं म्यूजियम वगैरह, कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें जाने देना चाहिए उनको। लेकिन जो वहां पे काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये क्या होना चाहिए, बर्बादी होनी चाहिए या सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तो सुरक्षित होगा ना, बर्बादी होनी चाहिए, आप कंपल्सन दे रहे हो क्या, मैनर्स की बात है क्या, कोई मीनिंग नहीं ले पा रहा, कि मतलब ये बोल रहा है कि बिल्डिंग में पब्लिक को तो जाने दो, लेकिन जो वहां पे काम करे उनके लिए भी सेफ होना चाहिए, ताकि उनको वो तंग ना करे, पब्लिक उनके साथ कुछ गलत बिहेव ना करे, ये बात इसने यहाँ पे बोली है।
बिल्कुल, ये सेकंड में तो प्योर ही आपका ए आएगा, ये अपने को पता लग गया। तो सेकंड में भाई ए अपना क्या है, दोनों ऑप्शन में नहीं है, सॉरी हाँ ये बचा हुआ था ना, ई ऑप्शन में गया आपका, क्योंकि इसमें बी है। तो ये आपका क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पे है। देखो यहाँ पे पहले नन ऑफ दीज ई ऑप्शन पे था, अब की बार नन ऑफ दीज बी ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन पे आ सकता है। नन ऑफ दीज यहाँ पे, इसका मतलब अपने को थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम के लिए, इट वॉज कंसिडर्ड, ये माना गया था, टू इन्वेस्ट, निवेश करने का, इन किसमें, अल्टरनेटिव टेलीकॉम स्टॉक्स, भंडार वगैरह जो है टेलीकॉम के मतलब स्टॉक्स वगैरह, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए माना गया था। क्या वेस्ट माना गया था, खराब माना गया था, मतलब थोड़े टाइम के लिए इसे क्या माना गया था, खराब, वेस्ट, एक टाइप से वेस्ट माना गया था, कि मतलब इन्वेस्ट आप करोगे तो वो क्या है, वेस्ट है, ठीक है। सेफ माना गया था, ये भी सही है। थोड़े टाइम के लिए, दोनों ही बातें हो सकती है ना, तो इसमें तो भाई दोनों के दोनों ही सही है। कि क्या किया गया था, कि जो स्टॉक्स है, टेलीकॉम स्टॉक्स है, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए इसको क्या माना गया था, सेफ, सुरक्षित माना गया था, कि भाई सुरक्षित, थोड़े टाइम के लिए माना गया था, हो सकता है वो सुरक्षित ना हो, लेकिन इसको टेलीकॉम स्टॉक्स में सुरक्षित सुरक्षित माना गया था। या फिर वेस्ट माना गया था, मतलब क्या है, वेस्ट है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, वहां पे आपको घाटा ही लगने वाला है। तो दोनों ही चीजें मानी जा सकती है, अपने को नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों ही सही जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसने क्या किया है, थर्ड ए है। ऑप्शन तो अपने को मिल रहा है ना, यहाँ पे चाहे दोनों हो, बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन तो अपने को, चलो मान लो बी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो अपने को मिल रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या, डी ऑप्शन अपना हो जाए, क्योंकि नन ऑफ दिस जब वर्क करता है, वो वर्क किस पे करता है, वो उस पे वर्क करता है, ऑप्शन पे वर्क करता है, कि जब कोई ऑप्शन ही ना मिले ना, तब नन ऑफ दिस होता है। वैसे नहीं होता कि दोनों ही बातें थी, उनमें से एक बात आई है, इस तरीके से नहीं होता, कि ऑप्शन में से कोई ना हो तब वो आपका वो नन ऑफ दिस वर्क करता है। ऑप्शन तो अपना सही है, क्योंकि उसने यही बोला था डायरेक्शन में कि कौन सा इसमें फिट होता है। तो आपका ए फिट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, ए फिट हो रहा है, इसका मतलब सही है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। टाइम सब स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं दोनों का, कवर और सील्ड, सेम सा सिमिलर मीनिंग। बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा ये क्वेश्चन अपने लिए, क्योंकि सिमिलर सा मीनिंग दे रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कवर का मतलब भी कवर होता है, सुरक्षा होती है, और सील्ड का मतलब भी सुरक्षा होती है। ठीक है, अब डीप मीनिंग में अपने जाएं तो मैं यहाँ पे बताऊं, कवर का मतलब तो किसी को आवरण देना, मतलब उसको कवर कर लेना। सील्ड का मतलब क्या होता है, ढाल, समझ रहे हैं, ढाल अपने लगाते हैं ना आगे, मतलब आप उसको पिनिट्रेट ही ना कर पाओ आप, उस तरीके से होता है। कवर तो क्या होता है कि इस चीज को कवर कर लेना, जैसे मान लीजिए गाड़ी वगैरह को कवर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, गाड़ी को कवर करना। जैसे मान लीजिए कोई भी कवर गाड़ी पे लगाया, तो उसने गाड़ी को कवर कर दिया, ठीक है। लेकिन वो एक शील्ड की तरह भी वर्क करता है, कैसे, कि वो धूल से एक शील्ड की तरह वर्क करता है। आपको गाड़ी अगर छुपानी हो, अब देखो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस उस वे में जाएगा। अगर आपको गाड़ी वगैरह कोई छुपानी हो, तो आप उसको कवर करोगे, ठीक है, कवर करोगे, मतलब लोगों की नजरों से वो बचे, ठीक है। अगर आपको गाड़ी को बाहरी जो इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, उससे बचाना है, तो आपको उसको सील्ड करोगे। समझ में आ रही है, दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर उसको छुपाना है, छुपाने की फॉर्म में उसको बचाना है, तो आप कवर करोगे। और अगर आपको डिफेंस की फॉर्म में बात करनी है, तो क्या आएगा, शील्ड आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। कवर का मतलब भी बचाव होता है, और शील्ड का मतलब भी बचाव भी मिल जाएगा आपको, ये भी मीनिंग मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट डिक्शनरी से देखो। आपको रियल मीनिंग इनका आना चाहिए कि जो कवर है, वो कवर ढकने की फॉर्म में कवर है, छुपाने टाइप, और जो शील्ड है वो बचाने टाइप, इसलिए डिफेंस की फॉर्म में वो है, मतलब वो रोकती है चीजों।
कवर क्या करता है? आंखों को रोकता है एक टाइप से, मतलब छुपाता है, दिखने से रोकता है, सीन को रोकता है। शील्ड है, वो क्या करती है? एलिमेंट्स को रोकती है उसके पास आने से, यह चीज नुकसान पहुंचाने से, समझ में चीज, वो चीज है। शुरू करते हैं भाई, पता नहीं है कुछ भी हो सकता है, शुरू करते हैं यहाँ से। दो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो है, नियम अधिनियम वगैरह जो भी हैं, एक्ट जो हैं, एवरीथिंग, हर चीज को, पता नहीं क्या, हर चीज को कवर करते हैं, सील्ड करते हैं। तो एक्ट हो सकता है आपका कवर करे, उस चीज को कवर करे। कवर का मतलब ऐसे भी होता है, ढकना भी होता है, और कवर का मतलब एक वाइड रेंज को कवर करना, मतलब यहाँ से जैसे अपने बोलते हैं ना कि मैंने इतना एरिया कवर कर लिया, मतलब इतने एरिया को एक्सेस कर लिया, वो भी हो सकता है। कवर का मतलब वो उतनी चीजों को अपने अंदर लेकर आता है, सील्ड नहीं लेकर आती। कवर का एक मीनिंग और होता है, अपने कवर को यहाँ पे देखें तो, वो एक्ट है, वो कवर करता है, चीजों को कवर करता है, मतलब उस एक्ट में जैसे अपने बोले कि कोई एक्ट है, उसमें ये नियम कवर किए गए हैं, मतलब इंक्लूड किए गए, तो इंक्लूजन को भी बताता है कवर। आपका एक मीनिंग और लेता है कि मतलब क्या हुआ, इस एक्ट में ये वाला ये जो लो है वो कवर्ड है, तो वो कवर किए हुए हैं, समझ में, ये लो उसमें कवर्ड है, मतलब वो इंक्लूडेड है। पढ़ते हैं एक बार। जो एक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? कवर करते हैं एवरीथिंग, तो लो वगैरह होगा। फ्रॉम से, कहां से? न्यूक्लियर वेपन्स टू आर्मी बूट्स, आर्मी बूट से लेकर, बूट्स जो जूते वगैरह उनसे लेकर, न्यूक्लियर जो वेपन, मतलब आर्मी के छोटे छोटे जो बूट्स हैं, सीक्रेट जो एक्ट होता है उनमें, उसके अंदर क्या होता है, आर्मी के जो बूट्स है, मतलब लो लेवल की बात, और न्यूक्लियर वेपन हाई लेवल की बात, मतलब लो से हाई तक, डिफेंस की फॉर्म में, लो से हाई तक वो क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। एक्ट जो है कवर करते हैं, मतलब उसके अंदर आते हैं। इस एक्ट के अंदर आर्मी बूट्स भी आते हैं, मतलब इस एक्ट के अंदर आर्मी बूट्स उनके लिए भी लो है, और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी लो है, मतलब वो हर चीज को कवर करते हैं। बिल्कुल सही यार, शील्ड की बात करें तो ये जो एक्ट है ना, वो क्या करता है, आर्मी बूट्स को भी बचाता है, आर्मी बूट से लेकर जो न्यूक्लियर वेपन है उनको बचाता है। बताओ, खुद से बताओ अब आप। एक्ट होता है वो बचाएगा क्या? एक्ट होता है वो बचाएगा या वो लो लेकर आएगा? आर्मी बूट को बचाना है क्या? एक्ट के द्वारा आर्मी बूट को बचाना है क्या, कि चोरी ना हो पाए? न्यूक्लियर वेपन को बचाना है क्या? न्यूक्लियर वेपन बचाया थोड़ी, न्यूक्लियर वेपन तो अटैक करेगा, वही चीज। क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन को अपने बचाते हैं तो एक्ट से बचाते हैं या डिफेंस से बचाते हैं, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री लेकर ना चली जाए, मतलब दूसरा कोई हमसे छीन कर ना ले जाए, तो आप एक्ट थोड़ी बनाते हो उसके लिए, क्योंकि जब दूसरा छीनने आएगा तो वो एक्ट तो मानेगा। डेप्थ में जाना, थोड़ा सा डेप्थ में जाना, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, सोचो माइंड को। अब आपको ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप लोग अपने चेक करें दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है। ठीक है, शील्ड का मतलब बचाना उस तरीके से। मान लो मेरे पास कोई चीज है, बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर नजर है, तो उस चीज को बचाने के लिए मैं एक लॉ बनाऊंगा क्या? तो मुझे एक बात बताओ, मैं लॉ बना दूंगा, जो बंदा मेरे अपोज में है, मेरे विरोध में है, वो पर्सन मेरे लॉ को मानेगा क्या? अगर वो लॉ ही मानता होता तो वो चोरी करने ही नहीं आता, वो मेरी चीज को छीनने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, तो वो मेरे लॉ को क्यों मानेंगे? अपनी कंट्री ने कोई लॉ बनाया ताकि अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसी अदर कंट्री के पास लीक ना हो जाए, ये लॉ बनाए, ठीक है। तो ये लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं ऑफिसर्स वगैरह पे, समझ में आ रही चीज, कि उनके प्रोटोकॉल ऐसे डिसाइड कर दिए जाएंगे ताकि वो लीक ना कर पाए इंफॉर्मेशन को। लेकिन जो अदर कंट्रीज अगर लेकर आ रही है, वो सील्ड करने की अगर आप बात करते हो, लॉ से उनको सील्ड करने की बात कर रहे हो, मतलब उनको सील्ड का मतलब उनका बचाव किया जा रहा है ताकि उनको कोई ले ना पाए, तो लॉ उनको थोड़ी रोकेगा, उसको तो मिलिट्री रोकेगी, उसको तो डिफेंस रोकेगा, तो सील्ड लॉ थोड़ी करेगा उसको। इसका मतलब वो तो कवर करेगा कि इस लॉ के अंदर आर्मी बूट्स भी आते हैं, मतलब उनके लिए भी लॉ है, और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी लॉ है, तो ज्यादा सही कवर है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया ना? तो ज्यादा सही। अब ऐसे सोचना है, तो यार चीज इस तरीके से सोचना सीख जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कैसा ही एग्जाम हो, चाहे आपका क्या हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम। बैंक से तो एसएससी की बहुत ईजी आती है इंग्लिश, ठीक है, एसएससी में तो टिक ही करोगे अगर आपकी बैंक इंग्लिश हो जाए तो। चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। चाहे कैट का एग्जाम हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश के अंदर, अगर आपको ये वर्किंग आती हो, तो आपको ये सोचना आता हो, तो आपका, अगर आपकी सेंस आपका क्लियर हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सेंस होता है, अगर ये चीज आपकी आती है तो आपको आपका क्लियर है
ये चीज़ आपका बना हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट्स करने आते हैं, आपको खुद से चीज़ें करनी आती है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी है। एक बार ये चीज़ आप सीख जाओ, सेंस डेवलप कर लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है भाई, फर्स्ट में ए आएगा, तो यहाँ फर्स्ट में बी कौन सा है भाई, उसको उड़ा देते हैं। तो फर्स्ट में बी ये है भाई, सी ऑप्शन अपना गया। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट को। द ओजोन लेयर इज द अर्थ अगेंस्ट द खिलाफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। मतलब सूरज से जो आपका क्या आता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आती है, यूवी रेडिएशन, ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो आती है, उसके खिलाफ कवर है, उसके खिलाफ कवर है, उससे छुपाता है या उससे बचाता है, ये मुझे बताओ। डिफेंस की फॉर्म में दोनों चीजें की बातें करेंगे। वो कवर करता है, बचाओ तो बोल देते हैं, लेकिन वो नजर से बचाता है। कवर नजर से बचाता है, जब कवर करते हैं तो नजर से बचाएगा। इफेक्ट से कौन बचाएगा, इफेक्ट से शील्ड बचाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कार के लिए जो कवर है वो धूल से बचा लेता है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार के लिए अपनों ने, कार के लिए जो कार का कवर यूज होता है वो कवर भी है और शील्ड भी है, ठीक है। कवर तो मतलब वो नजर से ही बचाता है, और किसी मतलब की कार कैसी है वो नहीं देख पाते आप, और वो शील्ड का भी काम करते हैं, धूल वगैरह से बचाती है, ठीक है। अगर कार को कहीं छुपाना हो तो अंधेरे के अंदर अपने लेकर जाएं, तो वो शील्ड है या कवर है, वो छुपाने का काम हो रहा है, इसका मतलब वो कवर है, वो शील्ड नहीं है। क्योंकि आपने अगर पत्थर मारा अंधेरे के अंदर तो वो गाड़ी के लग सकता है, तो शील्ड नहीं है। समझ में आ रही है चीज। अगर अपनी बात करें, कोई भी कवर आपने दिया, नॉर्मल वाला कवर आपने गाड़ी पे चढ़ाया, तो आपने कार की जो रियलिटी है उसको छुपाया है, तो वो कवर है। अगर आप उसके पत्थर मारने की फॉर्म में बात करो तो वो शील्ड नहीं है उसके लिए, क्योंकि शील्ड अगर आप मारोगे तो कपड़ा लगाया हुआ इसके ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार की जो कलर वगैरह उसको क्या करा, उसको उसके लिए शील्ड का काम है, ताकि धूप वगैरह से बचाएगा, उस तरीके से वो करेगा, ठीक है। धूल से आपका क्या शील्ड का काम है, लेकिन पत्थर के लिए वो शील्ड नहीं है। पत्थर मारोगे तो वो कार में क्या होगी, खरोंच आएगी, वहां पे डेंटिंग वगैरह होगी। तो ऐसे अगर अपने कार को क्या करें, गैराज में डाल दें, या फिर मान लीजिए दीवार वगैरह बना दें, फिर पत्थर मारो, फिर लगेगा क्या, तो वो दीवार है, वो क्या है, शील्ड है। वो एक शील्ड है उसके लिए, देखने वाले लिए कवर भी है लेकिन शील्ड है। समझ गए चीज। जैसे मान लीजिए आप युद्ध में लड़ने गए, युद्ध में गए, मान ले राजा महाराजा के टाइम की बात, आप तो क्या लड़ने जाओगे, ठीक है, आपसे, चलो छोड़ो, ऐसी दिल पे लग जाएगी। तो अपने एक बात करें, राजा महाराजा के टाइम में बात करें, या फिर कोई भी वे में आप गेम वगैरह खेलते हो, बोलते हो कवर मी कवर मी, कवर करने की बोलते हो, तो क्या करते हैं आपके जो मान लीजिए दूसरे जो सैनिक वगैरह या फिर आर्मी वगैरह वाले, वो कवर करते, कवर देते हैं, मतलब उसको मतलब छुपाते हैं एक टाइप से, मतलब इधर उधर से। कवर का मतलब क्या, कवर में बोलते हैं ना कि मुझे आप कवर करना, आपने मूवीज वगैरह देखी होगी आर्मी की, कि आप मुझे कवर देना, मैं धीरे से उधर से चला जाऊंगा, कि आप इधर की साइड फायरिंग करके मुझे कवर दो, मतलब वो इधर फायरिंग करेंगे तो उनका ध्यान, जो ओपोजिशन वाले हैं उनका ध्यान उस साइड चला जाएगा, जो टेररिस्ट वगैरह उनका ध्यान उधर चला जाएगा। तो मुझे वैसे कवर नहीं मिला, मैं सामने हूं बिल्कुल, लेकिन मुझे उन्होंने कवर इस तरीके से दे दिया कि उनका ध्यान उधर चला गया, तो उनकी नजर को उधर ले गए, तो मुझे उस नजर की फॉर्म में कवर मिल गया, शील्ड नहीं मिली मुझे, मुझे शील्ड नहीं मिली है, मुझे कवर मिला है। समझ यार चीज। और अगर मुझे वो शील्ड दे दे, जिससे मैं गोलियां अगर वो मारे और वो मैं आगे रख लूं अपने, जिसके पीछे होकर मैं क्या करूं, मतलब फायरिंग वगैरह करूं, और जिससे मुझे बचाव हो, वो जो बुलेट्स वगैरह आ रही है वो मेरे ना लगे, उस शील्ड पे आके टकराए, ठीक है, तो वो शील्ड होती है। वो क्या होती है, शील्ड होती है। वो कवर नहीं होगा फिर आपका। कवर वैसे बोल सकते हो आपको कवर किया, लेकिन वैसे कवर नहीं, शील्ड की फॉर्म में ज्यादा है, क्योंकि फायरिंग आप पे ही हो रही है, विदाउट कुछ आपको दिए हुए, बिना आपके सामने कुछ लाए हुए आपको कवर मिल सकता है, लेकिन शील्ड नहीं मिल सकती। शील्ड के लिए तो डिफेंस होना चाहिए आपके पास। अब वो उधर फायरिंग कर रहे हैं, अपने जो साथी हैं वो उधर फायरिंग कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं, और आपको इधर से कवर मिल रहा है। आप बिल्कुल सामने हो, आपको कहीं से ढका हुआ नहीं है, फिर भी आपको कवर मिल जाएगा। कवर का मतलब समझ में आया ना, नजरों से बचाना, छुपाना, इस तरीके से कवर करेगा, या किसी चीज को इंक्लूड करना, वो भी मीनिंग होता है कवर का। लेकिन शील्ड का मीनिंग समझ पा रहे हो ना, डिफेंस होता है। ये चीज आपके क्लियर हुई ना। तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, शील्ड रहेगी, क्योंकि वो कवर नहीं कर रहा। मैंने कार वाला एग्जाम्पल भी दिया, वहां से भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ रही चीज। तो अब आपको ये चीज करनी है, जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, राजा महाराजाओं कवर करते हैं, मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं, कवरिंग हो जाती है, वो शील्ड भी होती है, क्योंकि वो फिर मरते रहते हैं, ठीक है, वो भी चीज है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एग्जाम्पल आपको खुद से लेने आने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल जब एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको ऐसे एग्जाम्पल आने चाहिए। और ऐसे नहीं कि सोचते हुए एग्जाम्पल आए, हाथों हाथ उसी पॉइंट पे एग्जाम्पल आना चाहिए। और ये चीज आएगी कैसे, प्रैक्टिस से आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा।
तो रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी अपनी क्लास की आप लोगों को। तो इसलिए ये लेंथी क्लासेस होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं रहे। इन क्लासेस, अपनी क्लास से आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है। जो स्टूडेंट रेगुलर है उनसे पूछ सकते हो उनकी इंग्लिश का क्या इंप्रूवमेंट है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका इंप्रूवमेंट आप देख लेना कैसा इंप्रूवमेंट है, उनको आप पूछ लेना खुद से ही। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप रेगुलर रखोगे। लेकिन अगर टाइमिंग को देखोगे, वीडियो की लेंथ देखोगे और वहीं से भाग जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे, वो रूल्स में ही रह जाओगे। और रूल्स से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि रूल्स आपको भी पता है सारे के सारे फेल होते हैं। मैं करके भी दिखाता हूँ रूल्स वगैरह फेल, एडिटोरियल में भी करके दिखाता हूँ और वैसे भी एग्जाम्पल वगैरह देकर आपको करके दिखाता हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों के? रूल्स नहीं होते, रूल्स के कारण ही आपकी इंग्लिश पास नहीं होती। कि हमने सारे रूल्स रटे हुए थे फिर भी हमारी इंग्लिश नहीं हुई, क्यों नहीं? कि आपने रूल्स रटे हुए थे। न्यूज़पेपर पढ़ के देख लेना, रूल्स कोई फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये अपने समझ में आ गया। मतलब सेकंड में बी आएगा सर, तो सेकंड में बी आएगा तो अपना बी ऑप्शन चला जाएगा, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट को पढ़ें। द बर्गलर, बर्गलर का मतलब जो चोर है, ब्रोक इनटू सेंध मारना मतलब घुसना, इनटू द हाउस घर में, अंडर ए एक ऑफ द डार्कनेस अंधेरे के, टू अवॉइड डिटेक्शन ताकि उसका पता ना चले, वो दिखाई ना दे। डिटेक्शन का मतलब डिटेक्ट ना हो, पता ना लगे, दिखाई ना दे, इसके लिए उसने अंधेरे का क्या बनाया, अंडर घर में घुसा अंधेरे का कवर लेते हुए या शील्ड लेते हुए। शील्ड का मतलब बचाव करते हुए, अंधेरे ने उसको बचाव किया था क्या? कोई भी चीज सामने से आई उसके टकरा नहीं सकती क्या? टकरा सकती है। तो अंधेरे ने उसको सिर्फ कवर दिया था ताकि वो दिखाई ना दे। तो शील्ड जो होता है वो ना दिखाई देने का नहीं होता, शील्ड बचाव करता है कि कोई चीज आपसे टकरा ना पाए, आपका गलत ना कर पाए, आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। कवर आपको ढकता है, ढका था यहाँ पे अंधेरे ने उसको, ना कि क्योंकि पत्थर उसके भी मारोगे तो लगेगा, क्योंकि उसका शील्ड नहीं है, वो कवर है ओनली। अंधेरे के अंदर के सीध में चला जाए तो ठीक है। तो मतलब क्या निकला, थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में फिर क्या आएगा भाई? कवर आएगा, मतलब थर्ड ई ऑप्शन अपना आ जाएगा। नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन अपने पास है ए अपना गया, क्योंकि थर्ड में ए आएगा। क्लियर हो आप लोगों के समझ में? ई ऑप्शन अपना क्लिक हो गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सही जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। मुझे मार्क्स और ये भी बताना आप लोग कि कितने हुए आपके सही। जैसे 4 आपके सही है तो 4/5 कमेंट में जरूर जरूर बताना, ठीक है। 3/5 ठीक है, 5/5 ये चीज़ मुझे बता देना, 0/5 ठीक है, ये भी आप मुझे बता देना। तो कितने सही हैं, कितने, मतलब वो चीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। या फिर ऐसे बता देना, आप ज़्यादा सही ऐसे रहेगा, क्योंकि स्किप भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो आप मुझे ये बता देना कि कितने सही है कितने गलत है। जैसे 5 में से 3 सही है सर, 2 गलत है, 5 में से 3 सही है, 1 गलत है, 1 स्किप कर दिया। तो ये चीज़ बता देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ से मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँगा कि आप कितने लेवल पे आपका मेंस के चांसेस क्या रह जाते हैं, वो चीज़ मैं थोड़ी एनालाइज कर लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे पता लग जाए ना कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब क्या लेवल है, और मेंस में वो कितना कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उस तरीके से मुझे थोड़ी श्योरिटी वगैरह आ जाएगी, तो मैं हो सकता है आपको बता भी दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आई वो जस्ट डोजिंग ऑफ, डोज ऑफ का मतलब होता है मतलब आंख लगना, ठीक है, आंख लगना। मैं जस्ट आंख लगी थी, डोज ऑफ कर रहा था मतलब आंख लग रही थी मुझे, ठीक है। वैन जब जब क्या हुआ, आंख लग मतलब नींद आ रही थी। जब जब पता नहीं क्या, जब अगर डोजिंग ऑफ का मीनिंग नहीं आता तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आई हर्ड ए आना चाहिए वैसे, आई हर्ड ए स्क्रीम फ्रॉम आउटसाइड, उस पॉइंट पे मैं डोज ऑफ कर रहा था। मीनिंग नहीं आ रहा तो उस तरीके से पढ़ेंगे। उस पॉइंट पे मैं डोज ऑफ कर रहा था जब मैंने क्या किया, बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज सुनी। अब यहाँ पे दो बातें देखते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, और सडनली का मतलब अचानक से। तो मुझे चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, या अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मुझे
चिल्लाने की आवाज अचानक से, तो अचानक से आएगी ना चिल्लाने की, धीरे धीरे चिल्लाने की थोड़ी होगी। चिल्लाएगा तो कोई एकदम से चिल्लाएगा ना, तो अचानक से होगा। और वैसे अगर आप डोजिंग ऑफ के मीनिंग के साथ लेकर चलें तो मीनिंग क्या आएगा कि मैं जस्ट क्या कर रहा था, केवल डोज ऑफ मतलब आंख लग रही थी मेरी, जब मुझे अचानक से क्या हुई, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आंख लग रही थी उस पॉइंट में, मुझे अचानक से आवाज सुनाई दी जैसे आंख लग रही थी। तो अचानक से सरप्राइज की फॉर्म में, अचानक का मतलब सरप्राइज, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे आराम से कोई चीज क्या हो रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ज्यादा सही कौन सा होगा, चिल्लाने की आवाज क्या होगी, एक अचानक से आएगी या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कि पहले थोड़ा सा चिल्लाया, थोड़ा सा ज्यादा चिल्लाया, थोड़ा सा और जोर ज्यादा चिल्लाया, थोड़ा सा और ज्यादा जोर से चिल्लाया, ठीक है। मुझे ऐसे तो नहीं होगा ना, चिल्लाया, हल्का सा चिल्लाया, ठीक है। मान लो किसी को डर लगा, मान लो कुत्ता आ गया एकदम से सामने से, तो पहले कुत्ते को देख के हल्का सा चिल्लाऊंगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा तेज, फिर थोड़ा सा और तेज, फिर कुत्ते ने ज्यादा दांत निकाल दिए तो और तेज। ऐसे तो नहीं होता ना, जिसको कुत्ते से डर लगता है वो देखते ही चिल्लाएगा, क्योंकि चिल्लाने का मतलब क्या, डर होता है। और जैसे डरेगा तो वो चिल्लाएगा, ठोक के ही चिल्लाएगा, धीरे से नहीं चिल्लाने वाला, समझे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चिल्लाने वाला। तो जब कोई चिल्लाएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चिल्लाता, धीरे धीरे नहीं चिल्लाता। चिल्लाने का मतलब वो चिल्लाएगा, चिल्लाने का मतलब ही चिल्लाना होता है। अब आप चिल्लाना तो जानते हो ना, चिल्लाने का मतलब क्या होता है, तो चिल्लाने का मतलब ही चिल्लाना, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे नहीं होगा। चिल्लाया मतलब चिल्लाया, खुल के चिल्लाया, ठीक है। तो भाई क्या होगा, सडनली, डायरेक्ट ही पता लग गया सडनली होगा। तो फर्स्ट में बी आएगा, क्लियर हुआ ना आप लोगों के। तो फर्स्ट में आएगा भाई बी, फर्स्ट में आएगा बी, और फर्स्ट में आएगा ही बी। इसका मतलब ओनली डी ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट टिक मत करना, नन ऑफ दीज, जल्दी से चेक कर लो। दोज वो हु जो डिसएग्रीड, जो असहमत थे, विद किसके साथ, डायरेक्टर्स व्यू पॉइंट, निर्देशक के व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण के साथ, जो उसका व्यू पॉइंट था, जो उसका विचार था, उसके साथ जो क्या थे, डिसएग्री थे। डिसएग्री का मतलब क्या है, उससे असहमत थे। वर्क, वर्क का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा, डायरेक्टर्स व्यू पॉइंट को विद खा गया, डिसएग्रीड हु के साथ चला गया, तो दोज इसका फ्री सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा एडिटोरियल क्लासेस में, या फिर आप चेक कर लेना पुरानी वाली क्लासेज एडिटोरियल की, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से ये खाते हैं। ये वर्किंग है इंग्लिश की, साइंटिफिक अप्रोच इसे ही बोलते हैं। एज आउट का मतलब एज आउट ऑफ द कंपनी। आउट ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है, बाहर निकाल देना, तो उनको कंपनी से निकाल दिया। फिर डायरेक्टर के जो क्या थे, निदेशक के जो क्या थे, डायरेक्टर के व्यू पॉइंट से जो असहमत थे, उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कैसे, धीरे धीरे या अचानक से बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे ऑप्शन बचता है अपने पास, ए ही बचता है, ग्रेजुअली। तो दोनों ही चीजें ठीक है, उनको अचानक से। अब जो डायरेक्टर से सहमत नहीं थे, उनको अचानक से बाहर निकाल दिया। अब भाई एक बात बताना, अचानक का मतलब तो होता है, ये भी अब अपने डायरेक्ट देखेंगे, दोनों में से ज्यादा सही कौन सा होगा वो चेक कर रहे हैं। अचानक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो, सरप्राइज्ड फॉर्म में। तो जो अब भाई यहाँ तो उम्मीद होगी, जब डायरेक्टर है उसकी बात से आप असहमत हो, उसका विरोध करोगे, तो कंपनी से तो निकाला ही जाएगा। इसमें मतलब इसमें अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं है, तो सडनली वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे केस। धीरे धीरे का मतलब एक एक करके उनको निकाल दिया, डायरेक्टर ने लिस्ट बना ली, ठीक है, और एक एक करके उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, एक एक करके क्या कर दिया, उन सभी को आउट कर दिया कंपनी से। ये ठीक जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सडनली का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। मैं फिर से बताऊं कि जिसकी उम्मीद ना हो। जब आपने डायरेक्टर के अपोज चले गए आप लोग, तो आपको भाई अनउम्मीद, मतलब जब आपने डायरेक्ट के अगेंस्ट आप चले गए, डायरेक्ट के खिलाफ आप बोल गए, तो आपको ये उम्मीद है क्या कि हमें कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। अगर आपको कंपनी से निकाला जाए तो कोई सरप्राइज आएगा क्या, नहीं आएगा ना, कि जब हम डायरेक्टर के खिलाफ गए इसलिए उसने निकाल दिया। तो सडनली वाला तो केस बनता ही नहीं है। वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्या है, बी, यहाँ पे कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अपने को कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे अगर ये डी ऑप्शन होता है, तो एक ऑप्शन ये दे देता, ये यहाँ पे क्या दे देता, फर्स्ट में बी दे देता, सेकंड में बी दे देता, और थर्ड में ए दे देता। फिर कंफ्यूजन होता कि सडनली को टिक करें या ग्रेजुअली। अब दोनों में आप चेक करके देख लो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अचानक से कैसे नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ आपने एग्जामिनर ने आपको बचा लिया कि उसने ऑप्शन ही नहीं रखा बी वाला, क्योंकि वो तो सारे पहले वाले से डिसलेक्ट हो गए थे। चलते हैं दो, हालांकि इट टुक ईयर, हालांकि इसने एक साल लिया, मतलब एक साल का टाइम लगा। द पेनफुल मेमोरीज, जो पेनफुल, दर्दनाक, दर्द देने वाली, जो बहुत खतरनाक वाली जो मेमोरीज, यादें हैं, रेसिडेड, रेसिडेड का मतलब खत्म हो जाना, धुंधली हो जाना, इन हर माइंड, उसके दिमाग में धुंधली होगी।
हालांकि इसको 1 साल लगा, ठीक है, फिर भी जो दर्द देने वाली जो उसकी यादें थी, जो मतलब भुला नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा तगड़े वाला दर्द लग मिल गया होगा, मतलब ठीक है, धोखा मिल गया होगा, तो वो पेनफुल जो मेमोरीज है उसके माइंड में धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हुई। धीरे धीरे खत्म हुई, अचानक से खत्म होगी। तो अचानक से खत्म होती है, उसको 1 साल लगता है क्या अचानक को? अचानक को 1 साल खत्म नहीं लगता ना। 1 साल में जाकर जब उसकी मेमोरीज क्या हुई है, यहाँ पे फैड हुई है, इसका मतलब 1 साल का टाइम लगा है। जब 1 साल का टाइम उसे लगा, इसका मतलब क्या है, वो अचानक से नहीं गई, वो मेमोरीज क्या हुई, धीरे धीरे गई है। इसका मतलब क्या निकला, धीरे धीरे गई है, इसका मतलब ग्रेजुअली हो जाएगा। वैसे भी थर्ड पे ए है, बी है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में है, ऑप्शन ना होता तो होता। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो ये वाला पैटर्न बड़ा ही शानदार पैटर्न था, बड़ा ही शानदार पैटर्न, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड। हो सकता है ये एग्जाम में आ भी जाए, बहुत चांसेस है इसके आने, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न, इसी तरीके से वो हर बार कुछ नया पैटर्न लेकर आते हैं, ठीक है। सेंटेंस फिलर मतलब बेसिक वही रखते हैं कि सेंटेंस फिलर पूछ लिया, स्पॉटिंग एरर पूछ ली, रीअरेंजमेंट पूछ लिया, लेकिन पैटर्न चेंज करते हैं। तो इस पैटर्न के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। फिर भी अगर ये पैटर्न नहीं भी आता, तो अपने को एक नया पैटर्न हैंडल करना समझ में आ गया कि कोई नया पैटर्न आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। मेन काम तो अपना क्या है, पैटर्न हैंडल करना सीखना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। मेरा काम क्या है, आपको पैटर्न हैंडल करना सिखाना और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ताकि आप किसी भी फैकल्टी पे डिपेंडेंट ना रहो, कि एक बार सब्जेक्ट को एक बार ही करो लाइफ में, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करो कि बाद में आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, आप खुद से स्टेबल हो जाओ, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाओ। यही चीज है, मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद के पैरों पे खड़े हो, मतलब हर वे में आप क्या हो, स्टेबल हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो वो वाला केस है। तो ये पैटर्न हैंडलिंग मैंने सिखाई, तो अपने को ये बस समझ में ये आना चाहिए कि पैटर्न को हैंडल कैसे किया जाता है। जब कोई भी नया पैटर्न आ जाए, उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो चीज अपने को सीखनी थी, और वो चीज यहाँ पे अपनी क्या हो गई, क्लियर होगी। समझ में आया? तो ये पैटर्न है बहुत ही बढ़िया, तो इसको आप रिवाइज कर लेना, दोबारा से चेक करना हमने किस तरीके से सोल्व किया, सर ने किस तरीके से सोल्व करवाया, और चेकिंग करना कि जब नया पैटर्न आता है तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है। समझे आप लोगों की? क्लियर है? तो जितने पैटर्न्स वगैरह आपको करवा दिए गए, वो रिवाइज करो, साथ साथ आप वापस से एक बार उनको रिवाइज करो। जरूरी नहीं है आप कंप्लीट वीडियो को रिवाइज करो, आप एक एक क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सभी के, मतलब बहुत सारी वीडियोज है पैटर्न हैंडलिंग की, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स को वर्किंग में थोड़ी दिक्कत है, तो आप एक बार थोड़ा एडिटोरियल आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एडिटोरियल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको डायरेक्ट आप मिल जाएगा, आपका न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग नेम से आपकी क्या है प्लेलिस्ट है। तो 1 hour 59 minute का, मतलब लगभग 2 घंटे का जो एडिटोरियल है, उसके थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि एक ही एडिटोरियल से कंप्लीट वर्किंग सीखे, ऐसा लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो वो एडिटोरियल आप गो थ्रू कर लेना, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, और जो भी अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर वर्किंग में थोड़ी दिक्कत है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया, तभी उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा था। उस एडिटोरियल को देख लेना, आपकी मैक्सिमम वर्किंग वहां से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा लोगों की? मैक्सिमम वर्किंग आप लोगों की वहां से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उस एडिटोरियल को गो थ्रू कर देना, अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश भी वहां पे करनी है, ठीक है। और पैटर्न्स के अंदर आप जितने भी पैटर्न्स आपको अब तक करवा दिए गए, वो सारे के सारे रिवाइज करते चलो, चाहे उसका एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलो कि पैटर्न होते कैसे हैं, कैसा कैसा पैटर्न होता है, कि उनमें से पैटर्न कोई भी आने के, कोई ना कोई पैटर्न तो आ ही जाएगा एग्जाम के अंदर, श्योर है, ठीक है। और पैटर्न हैंडल करना सीखोगे आप, एक एक क्वेश्चन को करो, अटेम्प्ट करके उसको सॉल्यूशन जो है उस पर थोड़ा फोकस करो। समझ में आया चीज? तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।